एवन कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। इसमें हम लोग देखने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण से संबंधित कुछ कंसेप्ट, ताकि आगे जो भी चैप्टर है उसको बनाने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। इसके पहले हम लोग बहुपद चैप्टर के जितने भी कंसेप्ट हैं और उस पर आधारित प्रश्न है उसको सभी को हम लोग देख गए हैं। उसका लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। यदि आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो जाकर जल्द से जल्द देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण जो क्लास 10th के लिए है। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ कंसेप्ट देखने वाले हैं। देखिएगा क्या करेंगे, आपको दो चर में जो है दो आपको रैखिक समीकरण दे दिए जाएंगे। तो ये जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। तो मानक रूप यानी व्यापक रूप जो होता है ax, यहाँ से पहले देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ इस रूप में हो जाएगा ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो ये जो है दो चर में है ये x और y, दो चर में ये रैखिक समीकरण है। और आपको ऐसे ही एक और समीकरण दे देंगे ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो दो रैखिक समीकरण हो गए। ये दो रैखिक समीकरण हो गए, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो अब जो है इसमें जो है x के गुणांक को a कहेंगे, y के गुणांक को b कहेंगे और अचर पद को c कहेंगे। चूंकि दो समीकरण हैं तब a और b में जो है कंपेयर करने के लिए और जो हम लोग क्या करते हैं, इसमें 1 1 लगा देते हैं। समीकरण 1 है तो सबका गुणांक जो है 1 1 हो जाएगा। समीकरण 2 है तो 2 2 का कर दिए, इसको कर दिए। यानी a1 के मतलब हो गया समीकरण 1 में x के गुणांक को a1 कह लेंगे और y के गुणांक को b1 कहेंगे, अचर पद को c1 कहेंगे। समीकरण 2 में जाएंगे तो x के गुणांक को a2 कहेंगे, y के गुणांक को b2 कहेंगे और अचर पद को c2 कहेंगे। इसी प्रकार यहाँ से आपको क्या करेंगे, अदर कुछ एग्जाम्पल देख लीजिएगा। तो ये तो हम क्या किए हैं, दो समीकरण का व्यापक फॉर्म यहाँ पे लिख दिए हैं। और यहाँ से एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा 3x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0, ये समीकरण 1 हो गए। उसी प्रकार फिर दे दिया 5x प्लस y प्लस 3 बराबर 0, समीकरण 2 हो जाएंगे। और इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ से a1 के मान कितना हो जाएगा, तो a1 के मान हो जाएगा 3 और a2 के मान कितना हो जाएगा, a2 के मान हो जाएगा 5। तो a1 बटा a2 क्या कर लेंगे, 3/5 कर लेंगे। यहाँ से a1 के मान ले लेंगे, यहाँ से a2 के मान ले लेंगे समीकरण 2 से। उसी प्रकार b1 बटा b2 निकालना हो तो क्या करेंगे आप, तो b1 यानी y के गुणांक को क्या कहेंगे, b1 कहेंगे समीकरण 1 में, y के गुणांक को b कहते हैं। लेकिन b1 का मतलब हो जाएगा कहाँ खोजना है, समीकरण 1 में खोजना है। अब b2 कहाँ खोजना है, समीकरण 2 में खोजना है y के गुणांक। तो b1 बटा b2 क्या हो जाएगा, b1 बटा b2। तो यहाँ से देखिएगा क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे कोई क्या गुणांक हो जाएगा, 1 छुपा रहता है तो 2 बटा 1 हो जाएगा। उसी प्रकार आप यदि इसमें देखिएगा c1 बटा c2, तो c1 बटा c2 देखिएगा क्या हो जाएगा, तो अचर पद को c बोलते हैं। और c1 के मतलब समीकरण 1 में अचर पद देखेंगे, c2 के मतलब समीकरण 2 में अचर पद देखेंगे। तो 1 में अचर पद कौन है, 5 है, और c2 के मतलब समीकरण 2 का अचर पद कौन है, 3 है। तो 5/3 हो जाएगा। इस प्रकार से आप a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 निकाल कर कंपेयर करेंगे। और यदि आपको वो कंपेयर का जो रूप है यदि इस फॉर्म में पकड़ाएगा, 3 शर्त आपके सामने जो है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको यदि आप समझ लेते हैं तो किसी प्रकार के कंफ्यूजन, किसी प्रकार के भ्रम जो है नहीं रहेंगे। तो देखिएगा 3 शर्त आपके लिए उपस्थित होंगे। यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं हो b1 बटा b2 के, यानी a1 बटा a2 के मान और b1 बटा b2 के मान क्या हो जाए, बराबर नहीं हो, तो हलों की संख्या जो है केवल 1 हो जाएगी। यानी अद्वितीय का मतलब होता है अद्वितीय रूप से केवल एक हल। अद्वितीय का मतलब होता है दूसरा नहीं, और के मतलब ना द्वितीय माने दूसरा, यानी जो दूसरा नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ जिसका एक ही हल हो उसे ही क्या कहते हैं, अद्वितीय। यानी अद्वितीय रूप से एक हल होंगे। ग्राफ की प्रकृति जो होगी, इसके ग्राफ जो होंगे जो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखा प्राप्त होगी।
यानी समीकरण 1 का ग्राफ खींचेंगे, समीकरण 2 का ग्राफ खींचेंगे, तो दोनों ग्राफ जो है एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई प्राप्त हो जाएगी। यानी ग्राफीय निरूपण जो होगा इसका प्रतिच्छेद करती हुई रेखा प्राप्त हो जाएगी। अब इसमें पूछता है कि संगत होगा या असंगत। दिए गए समीकरण युग्म, दिए गए दो समीकरण दो चर में दे दिए जाएंगे और पूछेंगे कि दिए गए समीकरण युग्म संगत है या असंगत, विरोधी है या अविरोधी। ऐसी स्थिति में अब आप जो है क्या जवाब देंगे। तो संगत का मतलब होता है वैसे दो समीकरण युग्म जिसके कम से कम एक हल हो, कम से कम एक हल हो, अधिक से अधिक कितना भी हो, यानी कम से कम एक हल हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे संगत, और उसी को बोलेंगे अविरोधी। अविरोधी का मतलब होता है कम से कम एक हल हो, यानी वैसा दो समीकरण जिसके ग्राफ केवल एक बिंदु पर कट करते हो उसका क्या बोलेंगे, अविरोधी बोलेंगे। तो यहाँ समझेंगे आप लोग जिसका एक हल हो, क्या हो, कम से कम एक हल, कम से कम एक हल होने पर क्या हो जाएगा, वो समीकरण युग्म संगत हो जाएगा, और संगत के संग क्या हो जाएगा, अविरोधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अविरोधी। तो आप जो इसको भी ध्यान में रखेंगे, यदि दो समीकरण युग्म का कम से कम एक हल हो उसी को क्या बोलेंगे, संगत, और अधिक से अधिक कितना भी हल हो जाए 5, 10, 50 100 तब भी वो समीकरण क्या कहलाएंगे, संगत ही कहलाएंगे, और कोई हल नहीं होने की स्थिति में असंगत कहलाएंगे। तो a1 बटा a2 बराबर नहीं हो b1 बटा b2 के, तो उसका बीजगणितीय निरूपण अर्थात हलों की संख्या जो है केवल एक हो जाएगी, और उसका ग्राफ जो है, ग्राफ की प्रकृति, ग्राफीय निरूपण जो होगा प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं प्राप्त होगी। कई बिंदु पर कट करेगी, केवल एंड केवल एक बिंदु पर कट करती हुई जो है प्रतीत होगी, ऐसे कटेगी, और यहाँ जो है कटान बिंदु होगा, वहां से जो है एक्स वाई का वैल्यू हम लोग क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेंगे। इसके अगले वीडियो में आप लोगों को ग्राफ जो है बनाना सिखा दिया जाएगा। उसके बाद पूछेगा संगत है कि असंगत है, तो एक हल है ना, एक हल है तो क्या हो जाएगा आपका, संगत। तो क्या हो जाएगा अब ऐसी स्थिति में संगत। उसके बाद आगे चलिएगा तो विरोधी पूछेगा और अविरोधी पूछेगा, विरोधी है या फिर अविरोधी। तो विरोधी अविरोधी का मतलब हो गया यहाँ से कम जिसका एक हल हो उसे क्या कहते हैं, अविरोधी कहते हैं। तो बताइए, एगो हल है ना, यहाँ पे एक हल है ना, तो क्या हो जाएगा, अविरोधी हल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अविरोधी। आगे बढ़ते हैं। यदि ऐसे ही दो समीकरण दे दिए जाएंगे और उसमें आप a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 निकालेंगे, तो यदि आप देखेंगे उसमें कि a1 बटा a2 बराबर हो जाएगा b1 बटा b2 के, लेकिन b1 बटा b2 c1 बटा c2 के बराबर नहीं होगा। ऐसी स्थिति में उसके कोई हल नहीं होंगे, ऐसी स्थिति में उसके कोई हल नहीं होंगे। तो उसका बीजगणितीय निरूपण क्या हो जाएगा, हलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0। नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 0। और ग्राफ का जो प्रकृति होगा, उसका आलेख की प्रकृति जो होगी, समानांतर रेखाएं प्राप्त होगी। यानी जो रेखा होगा, एक ग्राफ ऐसे जाएगा एक समीकरण का, तो दूसरे समीकरण का ग्राफ जो है ऐसे जाएगा। यानी कभी भी ये ग्राफ एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हुई महसूस होगी, और ना ही कभी भी एक दूसरे को ये प्रतिच्छेद नहीं करेगी। स्पर्श करने का कोई गुंजाइश ही नहीं होगा, प्रतिच्छेद करने का कोई गुंजाइश ही नहीं होगा। कोई दो समानांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। जब प्रतिच्छेद करवे नहीं करेगी, मिलवे नहीं करेगी, तो फिर उसका कोई भी शून्य का नामो निशान नहीं रह जाएगा। तो उसका आलेख जो हो जाएगा समानांतर रेखा हो जाएगा, और हलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब पूछा जाएगा वो समीकरण युग्म जिसके ग्राफ समानांतर है, अर्थात कोई हल नहीं है, वे संगत होंगे या असंगत होंगे। तो आपको बताएं हम, जिसके कम से कम एक हल हो वे संगत होते हैं, जिसका एको को हल ही ना हो, जिसके हलों की संख्या 0 हो, अतः वो जो होगा संगत न होकर क्या हो जाएगा, असंगत। यानी वह संगत और असंगत में क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। तो आप जो है इसको ध्यान रखेंगे, जिसके कोई हल नहीं होते हैं वे समीकरण युग्म
असंगत कहलाते हैं। अब सवाल उठ रहा है वो समीकरण युग्म विरोधी होगा या फिर अविरोधी होगा। तो यहाँ समझिए कम से कम एक हल हो वे संगत कहलाते हैं और अविरोधी कहलाते हैं। तो यहाँ तो एको को हल न है, तो एको को हल ना है तो क्या हो जाएगा, विरोधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विरोधी हो जाएगा, यानी इसके विरोध में आ गया। यहाँ पे ध्यान देना है, इसमें जो है अ नहीं है तो इसमें अ है, इसमें अ है तो इसमें अ नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा ध्यान रखेंगे तो कंफ्यूज नहीं करेंगे। उसके बाद अगला शर्त देखेंगे, यदि ऐसे ही आप समीकरण कोई दे दिए जाएंगे, दो समीकरण आपको समीकरण का जोड़ा एक जोड़ा दे दिया जाएगा, उसमें आप निकालेंगे a1/a2 b1/b2 c1/c2 और सब के सब का वैल्यू जो है बराबर होगा। माना कि इसका भी वैल्यू 1/2, इसका भी वैल्यू 1/2 और इसका भी वैल्यू 1/2, यानी सब के सब बराबर हो गया। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों के तीनों बराबर हो जाए। ऐसी स्थिति में हलों की संख्या जो है अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। अपरिमित मतलब अनिश्चित रूप से जो है इसके कितने हल हो जाएंगे, अनेक हल हो जाएंगे, यानी हलों की संख्या जो है इनफिनिट हो जाएगी। हलों की संख्या कितनी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। ग्राफ का जो प्रकृति होगा, ग्राफ का जो इसका प्रकृति होगा संपाती रेखा होगा, एक पर एक जो होगा आधारित होगा। जैसे कोई ग्राफ समीकरण एक है, मान गए उसका ग्राफ ऐसे है, तो दूसरे समीकरण का जो ग्राफ होगा वह इसी रेखा पर जो है, इसी रेखा पर जो होगा स्थित होगा। ऐसी स्थिति में जो है इसके दो ग्राफों के बीच की स्पर्श बिंदु जो है अनंत हो जाएंगी। ये अनंत बिंदुओं पर एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, टच करेगी। ऐसी स्थिति में इसके अनगिनत हल हो जाएंगे, क्योंकि अनगिनत बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, अतः इसके अनगिनत यानी अनंत हल हो जाएंगे। तो आप ध्यान रखेंगे कि सभी बराबर होने की स्थिति में हलों की संख्या जो है अनेक होगी, अनगिनत होगी और ग्राफ जो है संपाती रेखा हो जाएगी। संपाती का मतलब क्या होता है, एक पर एक दूसरे पर आधारित, एक दूसरे पर आधारित। एक ग्राफ ऐसे गया तो दूसरा ग्राफ भी जाएगा ना, तो इसी पर होते हुए ये चल जाएगा। इसी में समीकरण 1 और इसी में समीकरण 2 रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएंगे संपाती रेखा कहलाएंगे। अलग अलग हो कभी भी एक दूसरे को नहीं कट करने के गुंजाइश हो तो ये समानांतर हो जाएंगे, एक बिंदु पर कट जाएंगे, इसको प्रतिच्छेद करती हुई रेखा कहेंगे। तो यहाँ समझेंगे आप। तो ऐसी स्थिति में सब बराबर होने पर अनेक हल और ग्राफ का जो प्रकृति होगा वो संपाती होगा। अब आपके सामने सवाल आ जाएगा संगत और असंगत का। तो यहाँ देखिए कम से कम एक हल होने की स्थिति में संगत, एक हल होने की स्थिति में संगत, अनेक हल हो जाए तब भी संगत। तो एक हो जाए, कम से कम एगो हो, अधिक से अधिक कितनों हो, क्या हो जाएगा, सबका सब संगत। तो अतः बताइए तब ये संगत किया संगत, तो ये हो जाएंगे आपके संगत। एक हल हो, यहाँ पे देखिए एक हल हो या अनेक हल हो तो क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा, और कोई हल नहीं हो तो असंगत हो जाएगा। अब देखिएगा विरोधी अविरोधी के बात होगा। अब तो यहाँ से देखेंगे कम से कम एक हल हो तो क्या आएगा, अविरोधी। लेकिन अनगिनत हल की स्थिति में हम लोग क्या बोलते हैं, उसको एक नया वर्ड आएगा आश्रित। तो इसको याद रखिएगा, आश्रित होता है। तो ऑप्शन में यदि आश्रित रहेगा तो आप जो है आश्रित ही चेक कीजिएगा। जैसे कि विरोधी अविरोधी आश्रित होगा तो आप जो है ऑप्शन में क्या टिपेंगे, आश्रित। आश्रित नहीं होने की स्थिति में आप जो है अविरोधी वाला ऑप्शन चयन कर सकते हैं। तो वैसे समीकरण युग्म जिनके अनगिनत हल हो वे समीकरण युग्म जो है आश्रित समीकरण कहलाते हैं। इसको उलट के भी आपसे पूछे जाएंगे कि आश्रित समीकरण के कितने हल होते हैं। तो आश्रित समीकरण के अनगिनत हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि यदि दो ग्राफ एक दूसरे को एक बिंदु पर कट कर रहे हैं, यदि दो ग्राफ एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो बताइए वे समीकरण युग्म क्या कहलाएंगे, विरोधी या फिर अविरोधी। तो एक बिंदु पर कट करके मतलब एक हल हो गया, तो एक हल हो गया तो वे क्या कहलाएंगे,
अविरोधी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अविरोधी। यदि वे ग्राफ अनगिनत बिंदु पर कट करते हो एक दूसरे को या स्पर्श करते हो, ऐसी स्थिति में उसके अनेक हल हो जाएंगे। तो अनेक हल हो जाएंगे तो वे समीकरण युग्म आश्रित कहलाएंगे। तो आप जो है इसको ध्यान में रखेंगे कि आश्रित समीकरण के कितने हल होते हैं? अनेक हल होते हैं। और संगत के कितने हल होते हैं? एक या अनेक। और संगत के एक भी हल नहीं होते हैं। विरोधी का मतलब कोई हल नहीं है, विरोध में है इसका, कोई हल इसका नहीं होगा। तो कोई हल नहीं हो तो असंगत, विरोधी। और ग्राफ कैसा होगा? समानांतर। अनेक हल होने की स्थिति में ग्राफ जो होंगे संपाती होंगे, ये संगत होंगे और ये आश्रित होंगे। ठीक है, तो इसको आप जो है ध्यान में रखेंगे, ये काफ़ी फायदेमंद करेंगे। एकदम शॉर्टकट तरीका से आपको बता दिया गया है। आप जो चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको अपने नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए, ताकि हर वक्त आपको इसका लाभ मिलता रहे और किसी प्रकार के भ्रम जो है आपके मन में न रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अब अगले वीडियो में। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी हमारा नया वीडियो हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इसके बाद जो भी चैप्टर होंगे एनसीईआरटी के सबके सब जो है हम आपको उपलब्ध करा देंगे। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे वीडियो जाए सबसे पहले आपके पास।